सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान शक्ति तेजी से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मुंबई समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये गुजरात के द्वारका से टकरा सकता है और मुंबई, रायगढ़, ठाणे जैसे क्षेत्रों में तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान में भी जो इसका असर है वो होने की आशंका है। चक्रवात शक्ति के असर को देखते हुए मछुआरों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार चक्रवात शक्ति गुजरात के द्वारका से 250 किलोमीटर की दूरी पर टकरा सकता है। हालांकि इससे पहले चक्रवात मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर में भयंकर तबाही मचा सकता है। चक्रवात शक्ति के कारण महाराष्ट्र के तटों पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तो आपको बता दें कि ये जो चक्रवात शक्ति है ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है और इसीलिए जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है। बहरहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से इससे बचा जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो भारी बारिश की संभावना है वो जताई गई है और इसके अलावा जो ये शक्ति है वो किस तरीके का कोहराम मचा सकता है ये पहले ही भांप लिया गया है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो मछुआरे हैं उनको सतर्क रहने की बात कही जा रही है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए आखिरकार हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो चक्रवात है वो जो शक्ति है वो कोहराम मचाएगा, इसके कुछ कारण है वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। आप देखिए जो चक्रवात शक्ति है सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का ये पहला चक्रवाती तूफान होगा। तेजी से महाराष्ट्र की तरफ ये चक्रवात शक्ति बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इसके अलावा चक्रवात शक्ति गुजरात के द्वारका से 250 किलोमीटर की गति के साथ टकरा सकता है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग और कई इलाकों में बवाल मचा सकता है। ये चक्रवात शक्ति के कारण जो सागर है वो पूरे उफान पर है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि जो मछुआरे हैं उनको समुद्री तट से दूर रहने को कह दिया गया है और जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। इसके अलावा जो देखिए चक्रवात शक्ति है सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का ये पहला चक्रवाती तूफान होगा, जिसके आने के बाद जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है और इसलिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के द्वारका से ये 250 किलोमीटर दूर टकरा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है इन राज्यों में कि स्थिति बद से बदतर हो सकती है। चक्रवात शक्ति के कारण जो सागर में लहरें हैं वो पूरे उफान पर हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो अभी अगर आप समझिए कि एंट्री इस तरह से हो रही है तो आने वाले समय में ये कितना ज्यादा परेशान यहाँ के लोगों को कर सकता है। मछुआरों को समुद्री तट से दूर रहने के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालघर कई जगहों पर यह तूफान मचा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो शक्ति है महाराष्ट्र के तटों पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। और कुल मिलाकर जो ये चक्रवात है ये होता क्या है अब आप ये समझिए। चक्रवात हवाओं की एक शक्तिशाली प्रणाली है। जी हाँ, चक्रवात क्या होता है वो अब आप समझिए। कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों तरफ ये घूमती रहती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में वार्मावर्त और दक्षिण की ओर दक्षिणवर्त चलती है। ये विषुवतीय जो पट्टी को छोड़कर विश्व के लगभग हर हिस्से में चक्रवाती हवाएं पाई जाती हैं। चक्रवाती हवा जो है आप देखिए कि किस तरह से चक्रवात समुद्र से वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा के साथ बनते हैं। हर साल दुनिया भर में 70 से 90 चक्रवाती प्रणालियां विकसित होती हैं। तो कुल मिलाकर जो चक्रवात है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसकी गति ज्यादा हो, तो ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए ये जो शक्ति है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये जिस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है उसको देखते हुए जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसको देखते हुए किस तरह का अलर्ट जो है वो दिया जाएगा, किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उनको और ज्यादा सचेत करने की कोशिश और कवायद होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खास करके जो मछुआरे हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जो स्थिति है वो उनके लिए बेहतर हो। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी से जुड़े हैं और साथ ही साथ कविता अशोक जो पर्यावरण विद हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले आप ही के पास आनंद जी आते हुए, क्योंकि ये जो तूफान है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है शक्ति तूफान, ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इससे किस तरह से प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी?
वाली बात तो ये है, ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारे जो तटीय इलाकों में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। मगर हाँ, क्योंकि जो चक्रवात होता है उसका घेरा काफी बड़ा होता है, तो जो तेज हवाएं यानी कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की वेस्टर्न कोस्ट पे, गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट पे चल सकती है, और भारी वर्षा की भी चेतावनी है। मगर जो साइक्लोन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जब साइक्लोन हमारी तरफ आ रहा होता, यानी कोस्ट पे, ये कोस्ट से दूर जा रहा है, तो इसके हमारे यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, मगर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, और जहाँ पे ये स्थित है करीब करीब 350-400 किलोमीटर महाराष्ट्र कोस्ट से तो और गुजरात कोस्ट से, तो वहां पर जरूर जो हवाएं होंगी करीब करीब 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हो सकती हैं, और वहां कुछ एरियाज में ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, मगर फिर भी अलर्ट है, चूंकि मछुआरों को बोल दिया गया कि भाई समुद्र में ना जाइए क्योंकि उथल पुथल होगी वहां पर, और 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकती हैं, और भारी वर्षा भी हो सकती है। जी, मगर ये ध्यान रखना, ये हमारी कोस्ट से दूर जा रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा कविता जी, ये जो तूफान जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, शक्ति चक्रवात का जो जिक्र किया जा रहा है, किन इलाकों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? देखिए, चक्रवात है तो ऑब्वियसली है कि तटीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मगर मैं समझती हूँ कि इससे अभी हमें इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी, अरब सागर के ऊपर इसका दबाव तो पूरा बना हुआ है, मगर जो भारत का हिस्सा है जैसे गुजरात है, जहां पर इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ने की हमें आशंका है, वहां पर जो है वो इसका जो एयर प्रेशर है और जो इसका घुमाव है वहाँ अभी हल्का है। तो इसका मतलब कि आ रहा है, मगर उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर कोई नेगेटिव पड़ने की मैं समझती हूँ कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। अगर ये इसकी इंटेंसिटी गुजरात में बढ़ी तट पे, तब जाकर के फिर ये बहुत अलार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात से देखिए काफी नुकसान होता है। मछुआरों को भी कहा गया है आप पानी में मत जाइए अभी इस वक्त समुद्र में, तो दैट इज एन अलर्ट एक्शन, मगर अभी इतनी ऐसी कोई हमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा आनंद जी, ये जो चक्रवात है शक्ति जिसका जिक्र किया जा रहा है, हमने कई मौकों पर देखा है जब इस तरह की चक्रवात की बात होती है तो कई बार वो जब एक्चुअल टाइम होता है तो उस वक्त पर धीमा भी पड़ जाता है और नुकसान भी कम होता है। इसके ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है और इसको किस तरीके से अगर रोकने की बात, क्योंकि हम जैसे प्रिडिक्शन कर देते हैं, तो इसको किस हद तक रोका जा सकता है साइक्लोन को? जी देखिए, साइक्लोन को जो रोकने की बात है, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा थ्योरेटिकली यस, इसको रोका जा सकता है, पर प्रैक्टिकली नो। जी, रीजन भी, एक साइक्लोन के अंदर 10 से 15 हिरोशिमा बम की ताकत होती है, तो उतनी एनर्जी आपको यदि इसको रोकना है तो उससे बड़े बम आपको वहां डालने होंगे, यानी कि वो न्यूक्लियर बम, तो उसकी डैमेज अलग होगी, तो जब जाके वो रुकेगा, तो जो कि इम्प्रैक्टिकल है, तो इसलिए रोका नहीं जा सकता इसको साइक्लोन। और साइक्लोन तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये आएंगे ही, बनेंगे ही बिल्कुल जब जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जैसे कि अरेबियन सी में 26 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा तापमान होगा सरफेस का, और इसके ऊपर विंड जो शेयर होता है वो कम होगा, और पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होगा, तो ये जब स्थितियां होंगी इसके लिए फेवरेबल, तो ये बनेंगे और नेचुरली तट की ओर आएंगे तो नुकसान करेंगे। मगर जैसे मैं बार बार कहा, ये हमारे तट की ओर नहीं आ रहा है, ये तट से दूर जा रहा है, तो ये जिस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा, ये अभी मुझे लगेगा आगे आगे जैसे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा कराची के ज्यादा करीब होगा बनस्पत की इंडियन कोस्ट से, तो उस क्षेत्र में हो, और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे ये वेस्ट और साउथ वेस्ट की ओर मूव करेगा तो ये समुद्र में ही धीरे धीरे वीक हो जाएगा आने वाले, मेरा ख्याल लगता है 12 से 24 घंटों में, तो इससे होने वाले नुकसान की आशंका बहुत कम है। जी ठीक है, होने वाले नुकसान की आशंका जो है वो कम है। कविता अशोक जी, जिस तरीके से जो प्रिडिक्शन है वो किया जा रहा है लगातार इसको लेकर, वो कितना ज्यादा सीरियस लेने वाली बात है? और जो मछुआरे हैं उनको तो कहा जा रहा है कि चलिए आप वहां पर मत जाइए, इसके अलावा और क्या प्रिकॉशन है जो यहाँ पर लोगों को लेने होंगे, ये भी देना होगा। और हम आपके पास आएंगे कविता जी, इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन एक रिपोर्ट है वो जरा अपने दर्शकों को दिखा दें और उसके बाद वापस चर्चा करते हैं। सावधान, चक्रवात शक्ति मचाएगा कोहराम। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट। शक्ति चक्रवात से महाराष्ट्र तट पर खतरा। तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान।
अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान शुक्रवार को चक्रवात शक्ति में बदल गया। चक्रवात शक्ति के कारण समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है और यही वजह है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसमें आज से लेकर 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। आज से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर भी हलचल रहेगी। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के विकास के आधार पर हवा की गति और भी तेज हो सकती है। समुद्र की स्थिति पहले से ही बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय समुदाय को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र में उथल पुथल रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति की चेतावनी के मद्देनजर तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समुद्र की स्थिति बहुत खराब है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र में उथल पुथल रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात शक्ति की चेतावनी के मद्देनजर तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल। और देखिए, दोनों जो गेस्ट है वो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कविता, अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ही था कि जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं इस तूफान को लेकर और कहा यह जा रहा है कि कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसको रोकने के लिए क्या, जो नुकसान है वो कम से कम हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? और दूसरी बात, जैसे मछुआरों को तो ये कह दिया गया है कि भाई आप तटीय इलाकों में मत जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है, इसके अलावा भी और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? क्योंकि जितने भी तटवर्ती लोग जो वहाँ निवास करते हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस साइक्लोन का तो उन्हीं की जिंदगी पे पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात है जिनके वहाँ घर है, बार है, व्यापार है तो उनको अलर्ट इसलिए होता है कि भाई आप अपना जो है अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मूवमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर पूरा इवैक्यूएट खाली करना पड़ जाता है। हमने देखा है कि हिस्ट्री रिपीट्स की कितनी बार ऐसे हो चुका है कि बहुत तकलीफ होती, लोगों को एकदम इमरजेंसी में निकालते हैं। तो ऑलरेडी थोड़ा एक प्रिकॉशन रहता है, बी प्रिपेयर्ड, आदमी थोड़ा सोच के और टीम्स के साथ कोऑपरेट करके थोड़ा रेडीनेस रहती है। दूसरी बात है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि लोकल टीम्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, फिर अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो एनडीआरएफ की टीम भी बीच में कूद पड़ती है, आर्मी की भी सहायता ली जाती है। तो ये तो तब की चीजें हैं जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए और ऐसी आपदा आ जाए।
मगर प्रिकॉशन में भी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो अभी से सबको अलर्ट कर चुकी है, और टू बी अवेयर कि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे, किस तरह से खाली करेंगे, किस तरह कहाँ भागेंगे लोग, क्योंकि लास्ट मिनट में तो बहुत ही हपड़ा दपड़ी होती है। तो इस तरह से एक जो वार्निंग इशू की गई है विच इज करेक्ट ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट, की भाई सब लोग जो है मेंटली तौर पर अपने तैयार रहें। ठीक है। अच्छा आनंद शर्मा जी, जो ये बदलाव होता है, जो इस तरह के चक्रवात आते हैं, वो और क्या कुछ चेंज कर देते हैं? अब जैसे मौसम, जैसे कई जगहों पर जैसे अगर बहुत तेज बारिश होगी, अब क्योंकि जो मौसम है वो अब ठंड के आने वाली है, तो क्या माना जाए कि इसके साथ कुछ मौसम में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? वेरी इम्पैक्ट रहता है। जिस क्षेत्र में वर्षा होगी वहां तो डेफिनेटली टेम्परेचर गिरेंगे, क्लाउडीनेस होगी। बाकी हमारे इंडिया के ऊपर कोई वैसा नहीं, कोई प्रभाव इसका नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली ये अभी समुद्र में है और ये समुद्र में ही रहेगा, और हो सकता है 6 को थोड़ा सा रिकर्व करे ईस्ट की ओर, और वो करता है, मगर उसके बाद ये वीकन हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो ये किसी कोस्ट को, खासकर इंडियन कोस्ट को, इसका लैंडफॉल नहीं होने वाला है, डायरेक्ट फॉल नहीं होने वाला इंडियन कोस्ट के ऊपर। मगर चूंकि चक्रवात का घेरा काफी बड़ा होता है, काफी बहुत लार्ज एरिया में ये वर्षा कर सकता है, क्लाउडीनेस हो सकती है, वेव्स उठ सकती है, तो इसके लिए ये है वो जो वार्निंग लगाई गई है। मगर जैसा कि एक चक्रवात जब आपकी कोस्ट की ओर आ रहा होता है, वैसा खतरा बिल्कुल नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर ये माना जाए, कविता, अशोक जी, जो बात आप लोग दोनों ही कह रहे हैं, आनंद जी भी और आप भी, कि कुछ कुल मिलाकर डरने वाली बहुत ज्यादा बात है नहीं। हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी कल 5 और 6 तक ये जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सबसाइड होगा, और कोई अभी खतरे की बात है नहीं है, क्योंकि गुजरात के सीमा तट पर इसका प्रभाव इतना जोरदार अभी नहीं है। और जब प्रभाव नहीं है तो फिर अंदर तक तो प्रभाव आएगा भी नहीं। सो हम प्रे करते हैं कि जो हमारा ज्योग्राफिकल वेदर प्रेडिक्शन है और वो करेक्ट निकले, और चक्रवात जो है बिना भारत के तटों को छुए निकल जाए। जी बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, बहरहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा आनंद जी, जब इस तरह के चक्रवात आते हैं तो कितना कुछ बदलता है? और अच्छा कविता जी, जब इस तरह के चक्रवात की हम बात करते हैं, जैसे अब शक्ति चक्रवात की हम बात करें, कह रहे कि महाराष्ट्र तट पर खतरा है, कुल मिलाकर जब इस तरह के चक्रवात आते हैं तो कितना कुछ बदलता है फिर? देखिए, सबसे ज्यादा जो बदलेगा वो बदलेगा उन लोगों का जीवन जो वहाँ कोस्टल लाइंस पे रहते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है सारा उनका घर उजड़ता है, कोस्ट उजड़ जाता है, उनके रोजगार हैं, बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे घर हैं, या जैसे भी पूरा का पूरा गांव शहर सब उजड़ता है। तो असली प्रभाव जो है वो हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दिल्ली बैठे हैं, हमें थोड़ी जो तट पे पड़ रहा है। असली प्रभाव उन लोगों की जिंदगी पे पड़ेगा जो वहां रह रहे हैं, जिनकी दिनचर्या उससे चल रही है, जैसे कि मछली पकड़ने वाले लोग हैं या पोस्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं। तो वहाँ प्रभाव बहुत पड़ता है। और हम देख चुके हैं कि कई बार जो है पूरे के पूरे गांव उजड़ गए, पूरी की पूरी एनडीआरएफ टीम्स को हमने देखा किस तरह से रेस्क्यू करके फैमिलीज और बच्चों को बाहर निकाला जाता है। तो चक्रवात का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और अगर चक्रवात बहुत जोरदार है तो कई वर्षों तक लोगों की फैमिलीज पर जो है इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कविता जी ये माना जाए कि जब इस तरह के चक्रवात आते हैं तो उसका असर, जैसा कि आप कह रही है कि पूरे देश में नहीं पड़ता है, कुछ जो प्रभावित जिन जगहों को जैसे चिन्हित किया गया, जैसे राजस्थान है, मान लीजिए गुजरात है, या फिर जो महाराष्ट्र है, जो तटीय जो राज्य है, क्या सिर्फ असर यहीं तक रहेगा कविता जी? देखिए, असर तो ऐसा है कि जब इतनी तेज हवाएं आएंगी, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन के आएगा तो बारिश हो सकती है ना। बारिश तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिश अंदरूनी हिस्सों तक आ जाए, पर जो एक्चुअली जो है चक्रवात जो है वो कनेक्टेड, उसका रियल असर जो होता है वो कोस्टल एरिया से ही माना जाता है। बिल्कुल, और कविता जी कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा जो, अच्छा पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, हमने साइंस में जिस तरीके से तरक्की की और जिस तरीके से हम लगातार समझ लेते हैं कि चलो ये चक्रवात आने वाला है, इसके लिए ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये कितना ज्यादा कैलकुलेटिव जो है वो सही रहता है कविता जी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई तूफान को बताया तो जाता है कि हाँ ये बड़ा होगा, लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। देखिए, मैं कहती हूँ कितना भी साइंस डेवलप हो जाए, मगर प्रकृति के आगे और नेचर के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। हम कितना भी हमारा डेवलपमेंट है, कितना भी हमारे प्रेडिक्शन है और हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, वो क्योंकि वो उसका हमें फायदा है, जो डेटा हमारे पास आता है उसका फायदा ये है कि हमें अपना प्रोटेक्शन है, हम प्री वॉर्न्ड हैं, प्री अलार्म्ड हैं, हमारी टीम्स और लोग, वो सब बहुत ठीक है।
मगर फिर भी आप देखिए प्रकृति जो है आज भी इतनी साइंस के डेवलपमेंट के बाद भी मानव पे भारी ही पड़ती है, और कभी भी कुछ भी चमत्कार दिखा जाती है। कई बार तो हमें चकमा दे जाती है, हम सोचते हैं इधर कुछ होने वाला है, हो जाता है कहीं और। तो और हम सोचते हैं इस बार सूखा पड़ेगा तो बारिश हो रही है। आप देखो कभी कभी इतनी कड़क सर्दी पड़ती है जिसकी हम आशा भी नहीं करते। तो प्रकृति के आगे हम आज भी मानव अपने आप को छोटा ही माने। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कविता जी ये बात तो सच है। और जो पिछले कुछ समय से अगर हम इस तरह की अगर चक्रवात की बात करते हैं और जो मौसम परिवर्तन की बात करते हैं, क्या ये तमाम चीजें जो है वो किस ओर इशारा करती है? क्योंकि पर्यावरण के साथ तो हमने भी बहुत सारी छेड़खानी की है। जो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है अगर वो देखा जाए पहाड़ी राज्यों में, तो कुल मिलाकर जो ये चक्रवात आते हैं, जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो कुल मिलाकर इसमें मानव जो एक इंसान है उसकी कितनी जिम्मेदारी हो जाती है? हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए प्रकृति से जो छेड़छाड़ मानव ने की है ना, उसका तो मैं सोचती हूँ कि कोई हमारा कैलकुलेशन ही नहीं चलेगा। क्योंकि शहरीकरण हम इतना कर रहे हैं कि अगर जैसे आपने अभी पहाड़ों की बात करी, पहाड़ हमने पूरे काट दिए, जंगल हमने काट दिए, सॉइल को होल्ड करने के लिए हमारे पास पेड़ नहीं है, तो फ्लडिंग के इतने केस हम सुनते हैं, इतने अलग अलग स्टेट्स में परेशानी हो रही है। फिर बारिश बेइंतहा हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, और कहीं नदियों में फ्लडिंग आ रही है, बांध टूट जाते हैं। तो मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ मानव खूब कर रहा है। और सड़कें और बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में जो है सारे के सारे हमने पहाड़ खोखले कर दिए हैं। तो उसका जो है इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। उससे यही हो रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी गांव के गांव पानी में बह जाते हैं। तो उसका हम भुगत रहे हैं परिणाम, अपनी अपनी गलती का परिणाम। मैं सोच रही हूँ जो ये गलती करा उसका परिणाम पूरा विश्व भरता है, पूरा देश भरता है, और ऐसे बेकसूर लोग भी भरते हैं जिनका इस प्रकार के टूरिज्म से या डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। उनके भी बेचारों के घर उजड़ जाते हैं जब इस तरह का कोई प्राकृतिक इम्बैलेंस आता है। अच्छा कविता जी, अगर ये भी देखा जाए कि पिछले कुछ समय में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमने देखा है कि भूकंप की काफ़ी सारी घटनाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा कई सारी जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली है। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि जो इसका असर है वो कम से कम हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छठ की तैयारियों को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। यमुना से झाग को खत्म करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। बोट के जरिए ITO छठ घाट तक तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने इस बार यमुना के किनारों पर छठ मनाने का ऐलान किया है। लंबे समय से छठ घाटों को लेकर दिल्ली में राजनीति होती रही है। सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी राजनीति हो, और इसको लेकर ही जो छठ घाट है उसकी सफाई लगातार चल रही है। पूरा देश जहां छठ का पर्व मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दिल्ली में देखा जाए तो छठ पूजा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली यमुना पर जो है लोग छठ की पूजा कर सकेंगे, लेकिन अगर यमुना की बात की जाए तो देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यमुना में बनी हुई है। हम लोग इस वक्त कालिंदी कुंज मौजूद हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना है वो पूरी तरीके से दूषित है, और वहीं भारी मात्रा में जो है ये फॉर्म देख सकते हैं। तस्वीरों में देखने पर लग रहा होगा कि कोई बादल होगा, लेकिन ये बादल नहीं, यमुना के ऊपर जो केमिकल से बना फॉर्म है ये वो फॉर्म है। अगर लोग इस यमुना के पानी में पूजा करने के लिए उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो झाग दिख रहा है तस्वीरों में, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकते हैं। इस तरीके की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। चूँकि बताया जा रहा है ये केमिकल जो है वो बहुत ही हानिकारक है। वहीं देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से दिल्ली उपराज्यपाल यमुना में पूजा करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, और भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और साथ ही साथ जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही थी। चूँकि जब जब छठ आती है तो कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा गरमा जाता है। जहाँ पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये दावा किया था कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, तो वहीं अब उस दावे को जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरा करने का वादा कर रही हैं, और कह रही हैं कि आने वाले छठ का पर्व जो कि बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, वहीं दिल्ली में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग यमुना में पूजा कर सकेंगे। उनके लिए कृत्रिम घाटों का जो देखा गया था कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो तमाम जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए जाते थे, तो उस तरीके के घाट ना बनाकर
यमुना में ही पूजा करेंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कुछ दिनों में आने वाली छठ पर ये यमुना साफ हो जाएगी? क्या ये जो फॉर्म तस्वीरों में देख रहे हैं ये फॉर्म हट जाएगा और लोग आसानी से और शुद्ध अपने सच्चे मन के साथ सूर्य भगवान को अर्घ दे पाएंगे, या फिर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत और गर्माती है और अब आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर